आपका सभी का स्वागत है आज के हमारे बिजनेस अकाउंटिंग के सेशन में। और जैसा कि आज के सेशन का विषय है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि लेजर और जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। और आज के सेशन को लेने के लिए हमारे साथ अकाउंटेंट मिस्टर विकी गौतम ने ज्वाइन किया है। सो बिना वक्त गवाए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा संजू सैनी जी को फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिज रिसोर्स पर्सन। ओवर टू यू संजू जी। Thank you, Abhishek and Saksham Rozgar Society for giving me the opportunity to introduce our today's resource person, Mr. Vicky Gautam. Mr. Vicky Gautam is an BCom honors graduate from Motilal Nehru College, University of Delhi. He completed his internship at VGHSR and Associate LLP, a chartered accountancy firm, and later continued work there as an auditor, where he gained practical exposure in auditing various companies. He has also worked with Samsung, handling MIS financial reporting, and overall accounting functions. Further, he worked as a senior accountant in an engineering and construction company. Currently, he is working as a senior accountant at Kessel India, a Germany based organization, and is also pursuing LLB to gain expertise in taxation and corporate law. Apart from his professional career, he has been actively involved in social work, contributing to NGOs such as Saksham Bharti, Magic Bus, and Saksham Rozgar Society. He has been mentored and guided by Ms. Jyotika Kalra, President of Saksham Rozgar, who has been a constant source of support and motivation since his school days. Over to you, Vicky ji. Thank you so much, Sanju Saini ji, and thank you so much, Abhishek, and thank you so much, Saksham Rogar Society, and special thanks to our president, Ms. Jyotika Kalra मैम, कि उन्होंने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी, मुझे एक अवसर दिया कि मैं आप लोगों की आज क्लास ले पाऊँ। और जो आज की आप सभी जानते हैं कि जो हमारी बिजनेस अकाउंट्स की क्लास चल रही है, पहले एक बार मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ। तो आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो आज हमारी क्लास होने वाली है बिजनेस एंड अकाउंट्स के अंदर, उसके अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने वाले हैं कि अकाउंटिंग होती कैसे है। किसी भी एक छोटी सी कंपनी है या फिर छोटी सी कोई भी प्रोप्राइटरशिप की फर्म है, उसमें किस तरीके से काम होता है, आज हम वो सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। आपको पूरा 1 घंटे यहाँ फोकस करना है। पूरे 1 घंटे आप अगर आप फोकस करोगे तो आपको बेसिक पूरा पता लग जाएगा कि एक बिजनेस में एक बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है और वो बिजनेस चलता किस तरीके से, उसकी ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं। कुछ कुछ एंट्रीज के साथ ही हम इस पूरी स्टोरी को कवर अप करेंगे। और उस चंद एंट्रीज से आप सब कुछ सीख जाएंगे कि एक बिजनेस को चलने के लिए किस किस तरीके के खर्चे होते हैं और उस खर्चों को मैनेज कैसे करते हैं, और उस खर्चों को, उस एक्सपेंसेस को अपनी किताबों में, यानी अपने अकाउंट्स या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में, एग्जांपल टैली सॉफ्टवेयर हो गया, बिजी, सैप, इस तरीके के कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो आपको वो एक सिंपल स्टोरी के माध्यम से जब समझाएंगे तो वो आपको बहुत इजी तरीके से समझ आएगा कि अकाउंटिंग होती क्या चीज़ है। और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। आप आज की क्लास को एज अ क्लास मत समझना, एक स्टोरी समझना, एक मूवी की तरह समझना कि एक मूवी चल रही है और उस फिल्म के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है और क्या क्या चीज़ें गेन करनी है। क्योंकि आप सबको मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल्स दूंगा और साथ ही साथ आपको कॉर्पोरेट कल्चर में किस तरीके का काम होता है, किस तरीके से काम चलता है फ्यूचर में, तो सारे प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दूंगा आपको। जो मैंने खुद चीज़ें सीखी है, जो मैंने जाना है, मैं क्योंकि मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया हुआ है, आपने देखा भी होगा, इंक्लूडिंग सीए फर्म, एजेंसी, मल्टीनेशनल कंपनीज और बहुत कुछ। तो तो आज का जो हमारा अभी का टॉपिक है वो है बिजनेस जर्नी ऑफ मन्नत फर्नीचर। तो मन्नत फर्नीचर क्या है? एक मन्नत फर्नीचर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई थिंक सबको मेरी पीपीटी दिख रही है प्रॉपर? कोई इशू तो नहीं आ रहा किसी को कि पीपीटी विजिबल नहीं है? तो मुझे एक बार कंफर्म कर दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। Visible है sir. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। यस। तो आपने पहले सभी जान चुके थे कि आज हम पढ़ने वाले हैं मन्नत फर्नीचर की स्टोरी के माध्यम से। तो अब देखो होता क्या है कि मन्नत फर्नीचर ना एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। और प्रोप्राइटरशिप आपने अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे कंपनी के जो मालिक होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं, जो सिंगल ओनर होते हैं वो प्रोप्राइटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक मिस्टर अमन नाम का एक आदमी होता है।
और मिस्टर अमन नाम का जो आदमी होता है ना, वो सोचता है माइंड में, मैंने बहुत नौकरी कर ली, अब मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना खुद का काम करना है। और जब अमन ने सोचा कि मुझे खुद का काम करना है, तो उसके दिमाग में ये आया कि मेरे पास एक्सपर्टीज है फर्नीचर मार्केट में, कि मैं फर्नीचर्स को अच्छी तरीके से बना सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, उसकी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो जब अमन के दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे ना फर्नीचर में सबसे पहले तो मुझे अपना ब्रांड नेम चुनना पड़ेगा, मुझे अपनी जो भी मैं अपनी फर्म बनाऊंगा, प्रोप्राइटरशिप बनाऊंगा, कंपनी बनाऊंगा, मुझे उसका पहले नामकरण करना पड़ेगा। जिस तरीके से एक, जब कोई चाइल्ड जब जब पैदा होता है या फिर जब उसका जन्म लेता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका एक नाम रखा जाता है ना। तो कंपनी में भी सेम है, जब भी कंपनी बनेगी तो उसका सबसे पहले नाम बनता है कि कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, या फर्म का नाम क्या होना चाहिए, या प्रोप्राइटरशिप है तो उसका क्या नाम होना चाहिए। तो मिस्टर अमन ने क्या नाम सोचा, मन्नत फर्नीचर, कि जो मेरे फर्नीचर की जो स्टेब्लिशमेंट बनेगी, शॉप बनेगी, उसका नाम होगा मन्नत फर्नीचर। और जो मन्नत फर्नीचर है वो करेगी क्या, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग फर्नीचर। वो फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी और साथ साथ में सप्लाई भी करेगी। अब मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में फर्क क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास रॉ मटेरियल आता है। अब देखो, स्टॉक ना तीन तरीके के होते हैं, बहुत लोगों को आइडिया भी होगा। जो हमारे पास स्टॉक होते हैं ना, वो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है बिल्कुल बेसिक मटेरियल। एग्जाम्पल आप ले लो चाय का। चाय में आपने चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, ये जो छोटी छोटी चीजें मिल के चाय बनती है ना, तो जो जो चीनी है, आपकी चाय पत्ती, दूध, ये सब चीज क्या है, एक तरीके का आपका रॉ मटेरियल है। लेकिन मैं आपको अपने एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप चेयर ले लो, क्योंकि हमारा जो काम होने वाला है फर्नीचर में, उसमें हम चेयर भी बनाएंगे, चेयर सोफाज बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास चेयर हो गई। अब चेयर में क्या क्या चीजें लगती है। एग्जाम्पल, सबसे पहले वुड, सबसे बड़ा काम होता है लकड़ी का। तो जब चेयर बनती है या सोफा बनता है, उसमें लकड़ी लगती है। तो जो लकड़ी लगती है वो क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल हो गया, क्योंकि उस चीज से मिलकर प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा आपका फेविकोल हो गया। आपका जो पीछे लगता है चेयर की, वो फैब्रिक हो गया। नट्स हो गए, कील हो गई, ये सब क्या है, वो रॉ मटेरियल है। और जब रॉ मटेरियल से बनकर एक ढांचा बन जाता है ना कुर्सी का, जो ढांचा बन जाता है, उस ढांचे को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब प्रोडक्ट के फाइनल बनने से पहले और रॉ मटेरियल लगने के बाद का जो बीच का जो पीरियड होता है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। कि जो काम है वो हमारा बीच में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। और जो तीसरी स्टेज होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनने की, वो होता है क्या, आपका फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब क्या है, वो फिनिश हो चुका है, मतलब उस पर जो जो काम होना था एक मटेरियल को मार्केट में बेचने के लिए, वो सारा काम हो चुका है। नाउ द प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड टू सेल इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। ठीक है ना। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनने की जो स्टेज होती है वो तीन होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, और बाद में वो फिनिश गुड्स के रूप में बन जाता है। फिर उसको हम ट्रेडिंग के माध्यम से बेच देते हैं मार्केट में। तो हाँ, अब मन्नत फर्नीचर में बात आई थी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग की। जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड होता है, वो रिलेट्स करता है कि किस किस प्रोडक्ट को मिला के फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हुए हम फिनिश गुड्स को बना देंगे, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना। और सप्लाइंग करने का मतलब क्या होता है, आपने सीधा प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज किया और दूसरी पार्टी को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड सप्लाई कर देना, ट्रेडिंग वाला काम करना। ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग वाले काम में और सप्लाई वाले काम में। लेकिन जो हमारा अमन है, मिस्टर अमन है, वो दोनों काम करना चाहता है अपनी कंपनी में। वो चाहता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करूं, और कुछ जो मुझे सस्ते में प्रोडक्ट मार्केट में मिले, मैं डायरेक्ट परचेज करके बेच भी दूं मार्केट में। तो मैं वो सप्लाई भी चाहता है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम मन्नत फर्नीचर की कहानी। तो जो अमन का जो बिजनेस आइडिया है उसके माइंड में कि मुझे फर्नीचर की एक शॉप खोलनी है, उसमें मुझे काम करना है, तो ये क्या होता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। हर चीज की एक प्लानिंग होती है जब भी होता है स्टार्ट। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, अमन वांटेड टू स्टार्ट मन्नत फर्नीचर बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग फर्नीचर। जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि उसका जो वो चाहता था कि मन्नत फर्नीचर के नाम से उसका एक अपना एक बिजनेस स्टार्ट हो, उसके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा और ट्रेडिंग करेगा फर्नीचर की। दूसरा हो गया, स्टार्टिंग अ बिजनेस रिक्वायर्ड प्लानिंग, कैपिटल एंड मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट्स। जब भी आप कोई बिजनेस आप चलाना चाहते हो, तो बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को बनाने के लिए आपको मेन तीन चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहले प्लानिंग, जो अमन कर रहा था प्लानिंग कि मुझे ये चीजें करनी है, ऐसे करनी है, वो प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है कैपिटल,
कैपिटल का मतलब अगर कोई बता सकता है तो प्लीज बता दो, बाकी मैं बताता हूँ आगे। कोई इंटरेस्टेड है बताने के लिए कि कैपिटल क्या होता है? सर यस मैं बताऊं? मुस्कान। हाँ जी बताओ मुस्कान। अ, सर कैपिटल का सर मतलब बिजनेस पूंजी में होता लगाया है। गया पैसा। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, है ना। तो दूसरा होता है कैपिटल। और तीसरा क्या होता है? एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस अकाउंट्स। अब बिजनेस अकाउंट्स मतलब क्या होता है? जो भी आप एक्सपेंस करोगे, जो भी आपकी इनकम आएगी, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपका लॉस होगा, जो भी आपकी सेल होगी, जो भी आपका परचेज होगा, उन सब ट्रांजेक्शन्स को आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और उस रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट्स। ठीक है ना। अब किसी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के दौरान आपको पता होना चाहिए ना कि किस व्यक्ति से मुझे कितनी लेन देन है, मतलब उस व्यक्ति से मुझे कितना पैसा लेना है और किस व्यक्ति को कितना पैसा मुझे देना है। बिजनेस का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। और जानना, प्रॉफिट के बारे में जानना कि मेरा जो बिजनेस चल रहा है, मैं उसमें प्रॉफिट अर्न कर भी रहा हूँ या नहीं, लॉस अर्न कर रहा हूँ या नहीं। अगर लॉस अर्न कर रहा हूँ तो मैं क्यों अर्न कर रहा हूँ, वो किससे पता लगेगा आपको? जब आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे, आप बिजनेस ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, डाटा बनाओगे, अकाउंटिंग करोगे, तभी आपको पता लगेगा। आप समझ रहे हो अकाउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है? जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो बैलेंस शीट बनती है, पीएनएल अकाउंट बनता है, ये सारे डिसीजन आपके इन्हीं एंट्रीज के बाद ही लिए जाते हैं। तो आप सोचो ये बिल्कुल एक एक बॉडी का जो एक बोन्स होते हैं ना, बोन, वो बोन वाला काम करता है। अगर बोन खराब हो गए तो फिर बॉडी खराब हो जाएगी। तो वही वाली बात है, अगर आपकी बेसिक एंट्रीज खराब हो गई कंपनी में तो आपका फाइनेंशियल गलत बन जाएगा। तो आप सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी अकाउंटिंग। ठीक है। और थर्ड होता है, लेट्स फॉलो अमन जर्नी एंड लर्न बिजनेस अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट हमारा वही है कि चलो हम अमन की जर्नी को फॉलो करते हैं और फिर हम देखते हैं कि बिजनेस अकाउंट्स कैसे होता है। ठीक है। सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में, बट अकाउंटिंग से पहले, जब ये अभी आपकी जो पिछली क्लासेस हुई है उसमें आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, है ना। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। फिर भी मैं एक बेसिक बिल्कुल आप सबको क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी ने नहीं भी लिया हो पिछली क्लास। क्या होता है देखो, जैसे राम है, श्याम है, कोई भी है, तो अकाउंट्स में क्या होता है? जब भी कोई पैसा फ्लो होता है, कोई भी कैश फ्लो होता है, जिसके पास पैसा आता है वो डेबिट हो जाता है। सिंपल सा मेथड है। मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। जो चीज आपके पास आ रही है वो डेबिट हो जाएगी, और जिस चीज से आ रही है वो क्रेडिट हो जाएगा। एग्जाम्पल, राम से मेरे पास पैसा आया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये क्या है? आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। सिंपल सी एंट्री आप सोच लो, जो चीज आपके पास आ रही है वो डेबिट हो गई, जो चीज आपके पास से जा रही है वो क्रेडिट हो गई। ठीक है जी। उसको बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये होता है हमारा अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक। ठीक है। और हमारा सेम इस तरीके से हमारा एक नॉमिनल अकाउंट भी होता है। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे पास देखो, एक तो होगा इंसानों के साथ वाली बात जो कि पर्सनल अकाउंट था, कि जिसके पास पैसा आया, जिससे पैसा आया, मान लो कैश आया तो कैश डेबिट हो गया, बैंक आया मतलब बैंक से पैसे आए तो बैंक डेबिट हो गया। वही दूसरी बात होती है नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। सॉरी, रियल अकाउंट में क्या होता है? हम नोट करते हैं वर्ड, डेबिट वर्ड्स कम इन, हमारे पास क्या आ रहा है, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है। एग्जाम्पल, आपने मशीनरी परचेज करी, मशीनरी आपके पास आई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया। आपने फर्नीचर में कुर्सी परचेज करी, तो क्या हुआ? शेयर अकाउंट डेबिट हो गया। सिंपल। किससे ली? क्रेडिट में। बैंक से ली तो बैंक चला गया, क्रेडिट बैंक हो गया। कैश में ली तो कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है। तो ये दैट इज को सिंपल एंट्रीज। डेबिट और क्रेडिट का क्या फंडा था मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? डेफिनेशन की बात करते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ बिजनेस। अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपका जो रिकॉर्डिंग, जो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी सेल हो रहा है, जो परचेज हो रहा है, जो एक्सपेंस हो रहा है, जो इनकम हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करना। फिर समराइज करना। समराइज का मतलब क्या है? सारे डाटा को इकट्ठा कर कलेक्ट करके समराइज रिपोर्ट बना देना। जैसे पीनल बैलेंस शीट, ये क्या है? ये समराइजेशन है।
उसके बाद एनालाइज करना, जो मैंने आपको बताया कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बाद ही डिपेंड करता है कि क्या डिसीजन होगा। एग्जाम्पल ले लो, आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, ओनर खुश हो गया कि भाई मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, चलो प्रॉफिट का कुछ भाग हम अपने इम्प्लॉय को बांट देते हैं एज अ बोनस। तो ये पता कैसे लगा उसको, उसको अपने बिजनेस के अकाउंट से पता लगा। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो बिजनेस में लॉस हो गया कि भाई साहब जी मेरा बिजनेस चल रहा है, मुझे तो लॉस हो रहा है। फिर वो देखना है कि एनालाइज करना है कि लॉस हुआ क्यों, मेरे ज्यादा खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं, क्या मैं ज्यादा एक्सपेंस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस प्रमोशन में ज्यादा एक्सपेंस तो नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी मैं कॉस्ट कटिंग करूंगा कि मेरा एक्सपेंस कम से कम हो। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल हमें एनालाइज करना पड़ता है चीजों को, उसके बाद हम डिसीजन ले पाते हैं। दैट इज वाई अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज ट्रांजेक्शन। जो भी बात कर रहे हैं हम, सेल ट्रांजेक्शन, परचेज ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन, ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन है। एनी एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन अ बिजनेस। एग्जाम्पल, बाइंग फर्नीचर, आपने फर्नीचर बाय किया, ये एक ट्रांजेक्शन है। पेइंग रेंट, आप अपने बिजनेस यूनिट का रेंट पे कर रहे हो, आपने घर का रेंट पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। रिसीविंग कैश फ्रॉम कस्टमर, आपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा, उसके बदले आपने कैश रिसीव किया, ये भी क्या है, एक ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन को ही हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है अकाउंटिंग में, ठीक है ना, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो पैसे लेने की हो चाहे वो पैसा देने की हो। अब हाँ, जैसे अभी मुस्कान ने बताया था और दो लोगों ने और भी कोई बता रहे थे कि कैपिटल का मतलब जो होता है अपने पास से लगाया हुआ पैसा, बिल्कुल सही था आंसर। अब कैपिटल को हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं बिजनेस में, मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट तो किया, लेकिन मेरे पास पैसा भी तो होना जरूरी है, क्योंकि बिना पैसे के बिजनेस में कैसे करूंगा, आई नीड मनी। तो वो मनी कहाँ कहाँ से आ सकती है, वो सोर्स ऑफ इनकम आपके सामने लिखे हुए हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल। सबसे पहले ओन सेविंग, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। जैसे आप क्या होता है कि कभी कभी जब आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे मिस्टर अमन है, अमन के पास खुद के अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो 2 लाख में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो उसको कुछ जरूरत ही नहीं किसी किसी से पैसे मांगने की। बिजनेस के लिए वो अपने खुद के ओन पैसे लगा के बिजनेस शुरू कर सकता है। दूसरा, लोन फ्रॉम बैंक। अच्छा, अभी ज्ञान का मैसेज आ रहा है, एफडी है, आरडी है, बिल्कुल ठीक बात है, आप एफडी से भी पैसा निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड ओन मनी। ये आपका ओन सेविंग के अंदर इज एग्जांपल ऑफ ओन सेविंग, आपकी सेविंग का एग्जांपल है। एफडी फिक्स डिपॉजिट, आरडी इज फॉर रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये सब क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट यानी ओन सेविंग्स को आप यूज कर सकते हो एज अ सेल्फ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कंपनी के अंदर। दूसरा, आप पता, लोन फ्रॉम बैंक, बोरोड मनी टू इन्वेस्ट। आपने किसी भी बैंक से लोन ले लिया बिजनेस करने के लिए, तो वो जो आपने लोन लिया दैट इज कॉल्ड, बैंक से लोन लिया तो लोन फ्रॉम बैंक हो गया। तीसरा आता है लोन फ्रॉम रिलेटिव्स। कई बार क्या होता है, आपको बैंक लोन नहीं देता, हो सकता है आपका क्रेडिट स्कोर सही ना हो सकता है ना, बिल्कुल, कि आपका क्रेडिट स्कोर सही ना हो या कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आप अपनी सेविंग यूज कर सकते हो। दूसरा तीसरा ऑप्शन है, आप रिलेटिव से भी ले सकते हो, चाचा ताऊ मामी किसी से भी आप पैसा लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत होता है कि लोग रिलेटिव से पैसा लेके यूज करके बिजनेस बनाते हैं, इवन अपनी मम्मी से ले सकते हो, पापा से ले सकते हो, ये दैट इज कॉल्ड लोन फ्रॉम रिलेटिव से ले सकते हो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या आता है, इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स, अदर पीपल इन्वेस्ट। एग्जाम्पल, मैं हूँ, अब मुझे अपना बिजनेस करना है, मेरे को अपने दोस्त से पैसा लेना है, अपने फ्रेंड से पैसा लेना है। मेरा फ्रेंड मेरा रिलेटिव तो नहीं है, तो मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि 50% अमाउंट आप लगाओ, 50% पैसा मैं लगाता हूँ, दोनों मिलके बिजनेस बनाएंगे। 50% प्रॉफिट आपका, 50% प्रॉफिट मेरा, और अगर लॉस हुआ तो 50% लॉस आपका, 50% लॉस मेरा। तो वो क्या किया, हमने पार्टनरशिप में कर लिया। तो इस तरीके से भी आप अपने कैपिटल के लिए पैसा इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस तरीके के कई सारे माध्यम है। देखो, शेयर होल्डर्स भी लिखा हुआ है, शेयर होल्डर यूज होता है कंपनी के केस में, जहाँ पे शेयर बनते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हम पब्लिक के पास अपने शेयर शेयर इशू करते हैं और पब्लिक हमें पैसे देती है, फिर उस पैसे से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस होते हैं इंसान के पास, व्यक्ति के पास, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ कैपिटल। यहाँ तक किसी को अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ जी। तो हम आते हैं अरेंजिंग मनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसकी अभी हम बात ही कर रहे थे। तो देखो, अब सोर्स ऑफ कैपिटल आप सबको पता लग चुका है कि कहाँ कहाँ से पैसे हमारे पास आ सकते हैं। अब अब क्या हुआ, अमन ने इन्वेस्ट करे 5 लाख रुपए, उसने खुद की सेविंग करी। जैसा अभी एक किसी का मैसेज आया हुआ था मेरे पास कि सर एफडी थी मेरे पास, आरडी थी, मैंने वो लगा दिया,
चलो आपका एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अमन के पास मान लो 3 लाख रुपए की एफडी थी, 2 लाख रुपए की आरडी थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 5 लाख रुपए का मेरे पास आ गया कैपिटल। 3 लाख मैंने एफडी अपनी ब्रेक कर दी और 2 लाख रुपए की मैंने आरडी ले ली, मेरे पास 5 लाख रुपए की कैपिटल मेरे पास आ गई बिजनेस रन करने के लिए। तो सबसे पहले जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम अकाउंट खुलवाते हैं। अकाउंट कौन सा खुलवाएंगे, करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट होता है, एक आपका सेविंग अकाउंट भी होता होगा, जो आप सबका खुला होगा दैट इज वो होगा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट होता है, जो बिजनेस के लिए नहीं होता, वो पर्सनल नेचर के लिए होता है। लेकिन जो बिजनेस के लिए स्पेसिफिक, जो बिजनेस के लिए अकाउंट खुलता है, जो आपके बिजनेस के लिए जो जो अकाउंट खुलता है विच इज कॉल्ड करंट अकाउंट। और जो बेसिक डिफरेंस होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या होता है, देखो सेविंग अकाउंट जो होता है वो पर्सनल नेचर के लिए होता है, कि आपने अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स कर दी तो आप उसको पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसीडर करोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है तो वो हमेशा करंट अकाउंट के अंदर होती है। दूसरा एग्जाम्पल आप, दूसरा डिफरेंस हो गया कि आपको करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता आपके बैलेंस के ऊपर। सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी एक इनकम बन जाती है। सभी को मिलता होगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे सबको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पे जरूर मिलता होगा, सेविंग अकाउंट बैलेंस पे हमेशा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब देखो उसने अकाउंट खुलवा लिया, 5 लाख रुपए उसके पास आ गए। अब जैसा मैंने पहले ही बताया था, जब मेरे पास जब मेरे पास पैसा आता तो मैं बैंक डेबिट करता हूँ। अब हमेशा याद रखना, लाइफ में हमेशा याद रखना कि जो बिजनेस होता है वो अलग होता है, जो जो बिजनेस को कर रहा है, जो उसका ओनर है वो अलग है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो बिजनेस होता है वो हमेशा अलग होता है इंसान से। जिस इंसान ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, सेपरेट लीगल एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है अकाउंट्स के अंदर। सेपरेट लीगल एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। उसका मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जो बिजनेस होता है वो हमेशा इंसान से अलग होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बिजनेस स्टार्ट करा, मेरे ही 5 लाख रुपए लग रहे हैं मेरे बिजनेस के अंदर ही, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो हमेशा आपके आपके पर्सनल से अलग होता है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, आपका जो अमन है उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। अब आपका बिजनेस बिल्कुल खाली है। आपके बिजनेस के अंदर जो आपका मन्नत फर्नीचर का जो बिजनेस है, उस बिजनेस में आपके कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, जीरो बैलेंस पड़ा हुआ है, ना कोई ट्रांजेक्शन है ना कुछ है। अब सबसे पहली एंट्री जब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा तो क्या होगा, क्योंकि आपके बिजनेस के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, जो कि अमन अपना खुद का पैसा लगाएगा। तो जब बिजनेस के पास पैसा आएगा तो वो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि बिजनेस के पास पैसा आ रहा है और बिजनेस एक अलग आदमी है, अमन एक अलग है और मन्नत फर्नीचर एक अलग है। तो जब मन्नत फर्नीचर के पास अमन का पैसा आएगा तो मन्नत फर्नीचर क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए से, और क्रेडिट में डालेगा वो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट मतलब होता है ओनर का अकाउंट। कंपनी के या प्रोप्राइटरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप में जो मालिक होता है उसके अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो इस एंट्री से क्या हुआ अपने कंपनी के अंदर, कि बैंक में 5 लाख रुपए का बैलेंस आ गया। बैंक के अंदर जो हमने करंट अकाउंट खुलवाया था उसके अंदर 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट पे आ गए, मन्नत फर्नीचर के अकाउंट पे। और 5 लाख रुपए से सेम कैपिटल भी हमारा क्रेडिट हो गया, और कैपिटल के ब्रैकेट में देखो आप लिखा है अमन। मतलब ये हुआ कि कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसको अमन को 5 लाख रुपए लौटाने हैं। क्यों, क्योंकि अमन ने अपने पैसे लगा दिए ना, तो कल को कंपनी को भी तो देना पड़ेगा ना उसका पैसा अपने मालिक को। जब भी कंपनी इंसॉल्वेंसी होती है, बंद होती है, तो ये क्या होता है, इसमें एक अपने ओनर का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस हो खड़ा होता है, कि मतलब हमें अपने ओनर को कभी ना कभी लौटाना पड़ता है। क्योंकि वो ओनर की कहीं ना कहीं क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। कंपनी के बैंक में पैसे आ गए और क्रेडिट में क्या हो गया, उसका कैपिटल अकाउंट हो गया अमन का, ठीक है ना। अब हमारे बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो कि अमन ने खुद करी है मन्नत फर्नीचर के अंदर, ठीक है ना। अब मन्नत फर्नीचर को और अमन को हमेशा अलग ही मानना। मन्नत फर्नीचर में एक अलग एंटिटी है और अमन एक अलग एंटिटी है। तो आप ये सोचो कि अमन ने पैसा लगाया मन्नत फर्नीचर में, तो मन्नत फर्नीचर का जो बैंक बैलेंस था, जो उसने करंट अकाउंट खुलवाया था, उसमें 5 लाख रुपए बढ़ गए। लेकिन जब कोई चीज बढ़ती है, जब आपके पास कोई पैसा आता है तो आपको देना भी तो होता है। मैंने किसी से उधारी में 5 लाख रुपए लिए,
तो ऑब्वियसली बात है, मुझे तुझे 5 लाख रुपए लौटाने भी होंगे उसे, आज नहीं तो कल लौटाने होंगे। तो वही सेम है कि मन्नत फर्नीचर के पास 5 लाख रुपए तो आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी आ गई कि उसको अमन को 5 लाख लौटाने भी है फ्यूचर में। जब भी कभी कंपनी बंद होगी या कुछ भी होगा, तो 5 लाख रुपए की उसकी जिम्मेदारी भी है मन्नत फर्नीचर की, जो अमन को उसको देना होगा, आज नहीं तो कल। दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट एंट्री थी। अब आते हैं हम टाइप ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, कि बिजनेस जब भी हम रन कर रहे हैं, उस बिजनेस में खर्चे कितने तरीके के होते हैं। अब एक नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, तो खर्चे कई तरीके के हो सकते हैं, बिजनेस में बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। तो जो मेनली होता है, जो मेनली आपका जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंस होता है, वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सपेंसेस विक्की जो सेम होते हैं। क्या होते हैं? विक्की जी विक्की जी, यस मैम। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन कर लें। कर सकते हो क्या? हम मैम कर तो सकता हूँ, बट वो पीपीटी दिखेगी वैसे भी। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, देख लेना। ठीक है मैम। जब हो तो ऑन कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ, जब मैं क्लास ले लूंगा ना, मैं लास्ट में अपना वीडियो कैमरा ऑन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अभी क्या है कि आपको पीपीटी दिखेगी, अगर मैं अपना कैमरा ऑन भी कर दूंगा तो आपको पीपीटी ही नजर आएगी। जब क्लास एंड हो जाएगी, मैं आपको अपना फेस भी दिखा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? टाइप ऑफ एक्सपेंसेस के अंदर। जब भी आप कोई बिजनेस करोगे, आपके हर बिजनेस में दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक होता है आपका फिक्स एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? ऐसे खर्चे जो फिक्स है, बिजनेस करो चाहे मत करो, वो खर्चा आपका होगा। कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं, एग्जाम्पल रेंट। आपके जो आपकी आपने मन्नत फर्नीचर के लिए मान लो जो दुकान आपने रेंट पे ली होगी, तो आप उसके अंदर चाहे सेल करो चाहे परचेज करो, कुछ भी करो मत करो, आपने एक बार रेंट पे ले लिया तो आपको पे करना है। वो आपके फिक्स एक्सपेंसेस हैं, तो आपको देने ही देने हैं वो। दूसरा हो गया सैलरी है। आपकी सेल कम हो रही है ज्यादा हो रही है, उससे मतलब नहीं है। आपको एम्प्लॉय को सैलरी देनी ही देनी है, फिक्स है। कि राम को मुझे 15,000 रुपये पर मंथ देना है तो मुझे देना है। वो उसकी फिक्स एक्सपेंस हो गए कि मेरे को ये एम्प्लॉय को इतना पैसा तो मुझे देना ही देना है। जो पैसे देने ही देने हैं, वो हमारे हो गए फिक्स एक्सपेंसेस। दूसरा आपका क्या आता है? वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो फिक्स नहीं होते। क्या होता है? वो फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करता है सर्कुमस्टांसेस के ऊपर, कि कंजम्पशन कितनी ज्यादा हो रही है। जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी प्रोडक्ट की, उतनी ज्यादा खर्चा आएगा। ठीक है ना? जितनी ज्यादा सेल करोगे, उतना ज्यादा एक्सपेंस आएगा। ज्यादा सेल करोगे तो उस पर ज्यादा इंसेंटिव देना पड़ेगा एम्प्लॉयज को, ज्यादा प्रोडक्शन में खर्चा लगेगा, फ्रेट में खर्चा आएगा, मतलब आपके भाड़े में खर्चा आएगा। तो वो डिपेंड करता है आपके सेल्स के ऊपर, वो वेरिएबल है, जितनी सेल उतना खर्चा। चेंज बेस्ड ऑन सेल और प्रोडक्शन। वो जो सेल और प्रोडक्शन के डिपेंड पे एक्सपेंस जो होता है वो वेरी वेरी करता है। एग्जाम्पल होगा रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या है? एक हमारा फ्लेक्सिबल, एक हमारा वेरिएबल एक्सपेंस है। जितना ज्यादा सेल होगी, उतना ज्यादा हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। जब ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो एक्सपेंस भी ऑटोमेटिकली हमारा ज्यादा होगा ना। तो वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन के ऊपर, सेल के ऊपर, कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, मार्केट में कितना सेल कर रहे हो। उस पर डिपेंड करता है आपका रॉ मटेरियल का एक्सपेंस। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा वेरिएबल एक्सपेंस है। कोई बताएगा मुझे इसका एग्जांपल? इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इज अ वेरिएबल एक्सपेंडिचर? यस मुस्कान। क्योंकि क्योंकि सर ये हर मंथ चेंज होता रहता है, इसका कोई कंफर्म नहीं रहता कि इतने ही आना है। चेंज क्यों होगा? एक मन्नत फर्नीचर का एग्जांपल लेके बताओ, चेंज होगा क्यों? चेंज तो जैसे हमारा रॉ मटेरियल, जितना ज्यादा मटेरियल बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा खर्चा होगा, वैसे ही हमारा बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मुस्कान, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उतना ज्यादा बिजली कंजप्शन होगा। ड्रिल मशीन, ये मशीन, जितने भी फर्नीचर को ज्वाइंट करने के लिए जो मशीनें होती है, जो कटिंग मशीन्स होती है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा इन मशीनों का यूज होगा। और जब मशीनों का यूज होगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी, तो उतना ही ज्यादा बिजली का बिल आएगा। यस, दिस इज द राइट आंसर। कि वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन और सेल्स के ऊपर। और नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। ज्यादा सेल कर रहे हो कुछ तो आंसर्स जो obviously है ना बात है। विक्की जी, इस पे भी आए हैं अभिज्ञान के, कि सर अगर मशीन ही नहीं चले तो बिल जनरेट नहीं होगा। और दिलीप का है सेल्स डिपेंड करती है। मल्होत्रा जी का है कि व्हाट इज, अच्छा वो तो अलग है। तिया का है सर अकॉर्डिंग टू यूज एंड
प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस मैम, बिल्कुल सही है मैम। डिपेंडिंग ऑन सेल्स और प्रोडक्शन के बेसिस पे आपका एक्सपेंस चेंज होता रहता है। और बाकी जो अभी मैम ने बताया कि अगर मशीन ही नहीं चलेगी तो बिजली जो होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए थोड़ी यूज होती है। आपकी शॉप के अंदर ट्यूबलाइट्स लगी होंगी, लाइट्स लगी होंगी, एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे तो आपका फैन भी चल रहा होगा। ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं जो होते ही होते हैं। ठीक है ना। अब तो क्या होगा देखो, अगर एम्प्लॉय मान लो फर्नीचर मशीन नहीं चल रही लेकिन लाइट तो चलेगी, आपका कंप्यूटर सिस्टम तो चलेगा, आपके पंखे तो चलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बिल नहीं आएगा, बिल तो आएगा आएगा। ठीक है ना। और बाकी जो 200 यूनिट फ्री होता है दिल्ली में, वो रेजिडेंशियल में होता है। कमर्शियल मीटर्स में कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती है, उसमें फुल अगर आपने यूज करो चाहे मत करो, एक लिमिटेड वोट का आपके पास बिल जरूर आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपने हल्की सी भी बिजली यूज करी तो आपका बिल जरूर आएगा। ठीक है ना। आपने बेशक मशीन यूज नहीं करी चलाने के लिए लेकिन उसके बाद भी आपका बिल आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आप फैन चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, इम्प्लॉय को आप क्या बोलते हैं, मान लो आपका लाइट चल रही है, वो चीज़ चलती है जो जो मशीन नहीं चल रही, बट अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आएगा। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो आप सबको पता ही लग गया वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो वेरिएबल एक्सपेंस हो चाहे वो फिक्स एक्सपेंसेस हो, तो बिजनेस के लिए तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। अब आता है, अब बिजनेस चला लिया हमने, बिजनेस में हमने कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर दी, और हमने टाइप ऑफ एक्सपेंस भी सीख लिए कि कितने तरीके के खर्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अभी ज्ञान का मैसेज आ रहा है, एडवर्टाइजिंग इज लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन पैम्फलेट। बिल्कुल सही है आपकी बात। एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, पैम्फलेट बांट के भी हो सकती है कि आप मार्केट में पैम्फलेट बांट रहे हो। ठीक है ना। ऑनलाइन भी हो सकती है कि आपने यूट्यूब पे आपने सब्सक्रिप्ट आपने यूट्यूब पे पेमेंट कर दी, कि जब भी कोई यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चलाए, जैसे सक्षम रोजगार सोसाइटी है, तो उसके 1,000 से ऊपर, मेरे ख्याल से 1,100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो सक्षम रोजगार सोसाइटी में यूट्यूब आप जब भी कोई वीडियो चलाओ तो वीडियो स्टार्ट होते ही आपका एडवर्टीजमेंट आने लगा। तो कहीं ना कहीं उस एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी ने पैसा दिया होगा एडवर्टाइज करने के लिए कि मेरे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करो मेरे। ठीक है ना। तो उस तरीके से क्या होता है, वो डिपेंड करता है। जब जब वो ज्यादा सेल हो रही है, मतलब क्या है कि एडवर्टाइजिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, एडवर्टाइजिंग में एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है, सेल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है आपका, ऑफलाइन भी डिपेंड करता है आपका कि वो कितना आपका एडवर्टाइजिंग हो रहा है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, टुक ऑन रेंट बिजनेस यूनिट। अब देखो, आप जब बिजनेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई जगह चाहिए। क्या चाहिए आपको। तो जब बिजनेस आप चलाओगे तो आपको चाहिए एक बिजनेस यूनिट, क्योंकि देखो बिना किसी प्लेस के तो आप बिजनेस स्टार्ट कर नहीं सकते, तो आपको शॉप की तो बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आपने क्या किया, टुक अ बिजनेस यूनिट ऑन रेंट फॉर ₹20,000 पर मंथ। आपने 20,000 रुपए के किराए पे आपने एक शॉप को किराए पे लिया, मन्नत फर्नीचर को चलाने के लिए। आपको एक जगह भी तो चाहिए जहाँ पे अपनी फर्नीचर की जो आपकी क्या बोलते हैं वो फर्नीचर के प्रोडक्ट्स पड़े हो, आपने कोई फिनिश गुड्स बनाया तो वो पड़ा हो, रॉ मटेरियल पड़ा हो, रखने के लिए जगह, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोर स्टोर भी तो होना चाहिए ना जहाँ पे प्रोडक्ट को रखोगे आप। ठीक है। और हाँ, अब देखो, यहाँ पे क्या है, रेंट एक्सपेंस है। जब भी आप रेंट पे करोगे, गोल्डन रूल्स में एक और रूल होता है आपका, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिट प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हाँ बिल्कुल टिया जी, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हो आप, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या ट्रेडिंग करोगे, उसके लिए आपको एक बिजनेस यूनिट तो परचेज लैंड रेंट पे लेना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें क्या है, रेंट पे करना पड़ता है, जैसे हमने इसमें पे कर रहे हैं 20,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है ना। तो हाँ, जब हम रेंट पे करेंगे, शॉप एंड वेयर हाउस, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या करा, रेंट लिया। अब रेंट पे क्या, हमने एक शॉप यूनिट तो ले ली, उसका जो रेंट था वो 20,000 पर मंथ था। हमें हर महीने ना उसमें 20,000 रुपये पे करने हैं। अब कौन बताएगा रेंट जो है हमारा फिक्स है वेरिएबल एक्सपेंस है, फटाफट बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। फिक्स है एनीवन। सर। बिल्कुल बिल्कुल फिक्स राइट है, आंसर। फिक्स फिक्स है। हाँ फिक्स जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, फिक्स एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि 20,000 रुपये पर मंथ जाएगा। फिक्स है। चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे प्रोडक्शन मत करो, 20,000 रुपये आपका फिक्स हो चुका है कि आपको 20,000 हर महीने देने हैं पार्टी को। ठीक है ना। तो आपका जो रेंट एक्सपेंस होगा वो डेबिट होगा 20,000 रुपये से, और टू क्रेडिट मतलब टू बैंक, बैंक से पैसा गया, मैंने पहले कहा था ना, जब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा, जब बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, सिंपल समझना है बिल्कुल आपको, डेप्थ में नहीं आना। बैंक या कैश,
अगर बैंक आपके पास आ रहा है, बैंक का मतलब पैसा, जब आपके पास पैसा आएगा तो आपको डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट करना है। जब पैसा आपके पास से जाएगा, बैंक आपके पास से जाएगा, तो आपको बैंक को क्रेडिट करना है। तो जब रेंट का खर्चा हुआ, जब मैंने रेंट की पेमेंट करी, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया आपका 20,000 रुपये से, और गया क्या बदले में? बैंक मतलब पैसा गया, बैंक से पैसा गया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 20,000 रुपये से। वो 5 लाख रुपए आए थे हमारे पास, 20,000 चले गए, बचे कितने? 4,80,000 रुपए, 4,80,000 रुपीज आपके अकाउंट में बच गए। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री, बोट सोफा 9 सीटर फर्नीचर फिनिश गुड्स फॉर रुपीज 1.5 लाख, 1,50,000 रुपीज थ्रू बैंक। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि 1.5 लाख रुपए का एक फर्नीचर परचेज किया, जो कि 9 सीटर हमारा सोफा था। अब हमारा देखो काम ही फर्नीचर का है, तो फर्नीचर में देखो हम सप्लाई भी करने वाले हैं और हम मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाले हैं, और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका है। तो अभी क्या है कि हम एक सप्लाई करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, एक सोफा खरीद रहे हैं, जो कि 9 सीटर सोफा है। क्या है? एक 9 सीटर सोफा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख रुपए वैल्यू है, और फिनिश गुड्स है। और फिनिश गुड्स आप सभी को पता है, फिनिश गुड्स मतलब होता है लास्ट स्टेज, जब प्रोडक्ट बन चुका होता है। तो बना बनाया प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए में, ठीक है, जो कि 9 सीटर का सोफा है। तो जब, अब मैंने क्या बोला था आपको, एक चीज और बताई थी, कोई भी मशीनरी आपके पास आ रही है या कोई भी एसेट आपके पास आ रहा है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, ठीक है। और सिंपल अगर ये तरीका समझना है, तो दूसरा वाला तरीका जो भी बताया मैंने आपको, पैसे जा रहे हैं बैंक से, क्योंकि जब सोफा खरीदोगे तो पैसा भी तो जाएगा आपके पास से, और जब पैसा आपके साथ से जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। तो 9 सीटर सोफा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या आप बोल सकते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास 9 सीटर का सोफा मेरे पास आ गया, और मैंने उसके बदले 1.5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। इट मीन्स वी, अच्छा ये अभी ज्ञान का मैसेज आया हुआ है, इट मीन्स वी आर मीडिएटर फॉर सम क्या था, एक मिनट में मैसेज देख लेता हूँ। मीडिएटर फॉर सम टाइम। यस मैम, सो ऑब्वियसली बिकॉज तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था भैया कि हम ट्रेडर भी हैं, हम डायरेक्ट परचेज करके भी बेचते भी हैं और हम बनाएंगे भी, हमारा दोनों काम है इस फर्नीचर लाइन में, ठीक है। तो इसलिए हम मीडिएटर भी कहलाएंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो हमारा क्या होगा, सोफा हमारे पास आ चुका है, 9 सीटर सोफा मैंने ले लिया है। तो अभी अभी हमने क्या खर्चा किया, सबसे पहले मेरे पास 5 लाख रुपए आए मेरे पास, 5 लाख रुपए से मैंने सबसे पहले 20,000 रुपये का किराया भरा बिजनेस यूनिट को देने के लिए, मतलब बिजनेस यूनिट के लिए 20,000 का मैंने किराया भरा, और बाकी 4,80,000 में से मैंने 1.5 लाख रुपए का सोफा भी खरीद लिया, ठीक है। तो 1.5 लाख का मेरा सोफा भी चला गया, मतलब बैंक से मेरा पैसा चला गया। दो चीजें हो चुकी है हमारे बिजनेस के अंदर, जो मन्नत फर्नीचर चल रहा है। अब आपके सामने एग्जाम्पल लगा दिया मैंने, एक बेहतरीन सी पिक्चर है आपके सामने, 9 सीटर सोफा है ये आपका। तो इस तरीके का सोफा मैंने परचेज करा अपने बिजनेस के लिए, जो हम बेचने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, एक और आ रहा है मैसेज कि बैंक की जगह कैश भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं जी, आप चाहो कैश भी दे सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना, कैश की हमेशा लिमिट होती है। कैश 10,000 से ऊपर पर डे पर पर्सन, मैक्सिमम 10,000 रुपए की लिमिट होती है, एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 40। इनकम टैक्स का सेक्शन 40 बोलता है, 40A3 है, सेक्शन 40 क्लोज ए सब सेक्शन 3। उसमें क्या बोलता है कि आप किसी भी इंसान को एक दिन में सिंगल पर्सन ऑन अ सिंगल डे 10,000 से ऊपर पैसा नहीं दे सकते। और हम 1.5 लाख रुपए का ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम बैंक से ही पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी हम 10,000 से नीचे कैश भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10,000 से ऊपर आप कैश नहीं दे सकते, नहीं तो वो आपका खर्चा जो है, जो आपका एक्सपेंस है, वो सरकार उसको डिसअलाउ कर देगी। डिसअलाउ का मतलब वो खर्चा नहीं मानेगी, वो आपको उसकी इनकम मान लेगी, मतलब प्रॉफिट मान लेगी, ठीक है। तो हमेशा देखना 10,000 से ऊपर कैश अलाउ नहीं होता बिजनेस के अंदर। चलो, अब आते हैं प्रोसीजर टू परचेज मटेरियल। जैसे अभी आपने मटेरियल परचेज करा, तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने का ना एक तरीका होता है। ये तरीका आपको सब नहीं बताएंगे, ये तरीका आपको मैं बताऊंगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लास है, बिल्कुल भी इसमें ये मत समझना कि किताबों का ज्ञान मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल्स मिलेंगे, जो रियल में होते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में यूज होता है जो तरीका, मैं आपको वो बता रहा हूँ। और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को समझ नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ वेरी ऑब्वियस। और आप ये समझो कि आप एक छोटी सी दुकान में सामान परचेज करने जा रहे हो, या आप खुद किसी कंपनी में बैठे हो, कोई आर्ट्स का भी बच्चा होगा तो इजीली समझ जाएगा, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको।
तो आप अभी देखो सामने किसी भी मटेरियल को परचेज करने का प्रोसीजर क्या होता है कंपनी के अंदर। तो प्रोसीजर टू प्रोड्यूस मटेरियल, सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, बायर रिक्वेस्ट टू सेंड कोटेशन। एग्जाम्पल, मेरे को चेयर लेनी थी मन्नत फर्नीचर से, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इंक्वायरी करी और मैंने बोला कि मिस्टर अमन, मुझे ना एक चेयर परचेज करनी है, क्या आप मुझे उसकी कोटेशन भेज सकते हो। तो कोटेशन मतलब होता है सबसे पहला एग्रीमेंट, बिजनेस में परचेज करने का सबसे पहला एग्रीमेंट। एक कोटेशन मतलब होता है कि एक बिल, मतलब बिल की तरीके का बना के देगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए। वो उसको रिक्वेस्ट करेगा तो जो सप्लायर है, जो मिस्टर अमन है, वो उसको एक कोटेशन भेजेगा। लिखा है ना वेंडर, वेंडर का मतलब होता है सप्लायर। जो वेंडर मतलब क्या होता है, जो सेलर है, जो प्रोडक्ट को बेचेगा, दैट इज कॉल्ड वेंडर। तो वेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा कोटेशन। मैंने रिक्वेस्ट करी और मिस्टर रमन ने मेरे को कोटेशन भेज दी। अब क्या है कि मैं उसको भेजूंगा परचेज ऑर्डर, सेंड सेंड परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जब मुझे मिस्टर अमन ने कोटेशन भेजी, तो मैं कोटेशन में चेक करूंगा कि जो ये मुझे बेच रहा है, चेयर बेच रहा है, क्या वो चेयर ठीक है, जितने की, जितने इंच की, फुट की मेरे को चेयर चाहिए, कॉम्पिटेटिव चाहिए मेरे को अपने हिसाब से, उस हिसाब से चेयर वो दे रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ मुझे ओके लगेगा तो मैं उसको एक परचेज ऑर्डर इशू करूंगा कि हाँ जी मैं परचेज ऑर्डर आपको इशू कर रहा हूँ। और परचेज ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि परचेज ऑर्डर में बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की विथ क्या होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट टर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में पेमेंट टर्म्स, कि इस पीओ को रिलीज करने के बाद जो पेमेंट होगी वो कैसे होगी। मान लो सप्लायर मुझे मिस्टर अमन कहता है कि हमारा बिजनेस ना 100% एडवांस में काम करता है, मतलब जब तक आप 100% पैसा नहीं दोगे हम आपको डिस्पैच नहीं करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके की पेमेंट टर्म्स हो सकती है। और कईयों में क्या होता है कि 50% एडवांस, 50% आफ्टर डिलीवरी, इस तरीके की पेमेंट टर्म्स होती है। तो डिपेंड करता है कि उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो पीओ टर्म्स, पीओ के अंदर मेंशन होता है। जब भी कोई जो परचेजर होता है, जो पीओ शो करता है ना, उसमें लिख के भेजता है कि 100% एडवांस मैं दूंगा या 50% एडवांस दूंगा, वो बता देता है। उसके बाद क्या होता है, वेंडर कंफर्म द पीओ एक्सेप्टेंस विद इशू परफॉर्मा इनवॉइस। जो वेंडर होता है उस परफॉर्मा इनवॉइस पे एक्सेप्टेंस देता है, मतलब जो पीओ आता है ना कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने रेट पे चाहिए, इतना टैक्स होना चाहिए, और प्रोडक्ट की इतनी लेंथ होनी चाहिए, विथ होनी चाहिए। पेमेंट टर्म्स में क्या बोल रहा है, 50% आपको एडवांस दूंगा, 50% आपको डिलीवरी पे दूंगा जब मुझे लगेगा प्रोडक्ट ठीक आया है मेरे पास। तो ये सब कुछ देखने के बाद जो सप्लायर है, जो मिस्टर अमन है, वो देखेगा पीओ में सब कुछ ठीक है, तो उसके आगे का उसके पीओ में साइन करके, स्टैम्प करके उसको बना देगा पीओ एक्सेप्टेंस। और दूसरा उसके बाद वो बनाएगा परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब क्या होता है, परफॉर्मा इनवॉइस सेम है जस्ट लाइक अ इनवॉइस, बट हम उसको क्या करते हैं, परफॉर्मेंस इनवॉइस से पहले परफॉर्मा इनवॉइस देते हैं। तो हम क्या करेंगे, परफॉर्मा इनवॉइस इशू कर देंगे। फिर बायर क्या करेगा, मेक द पेमेंट करेगा एज पर द पीओ पेमेंट टर्म्स। जो उसने पीओ पेमेंट टर्म्स में लिखा हुआ था, जैसे 50% एडवांस लिखा था, तो 50% प्रोडक्ट का, जैसे 1 लाख रुपए प्रोडक्ट था जो अमन को देना है, तो 50% मैं उसको अभी दे दूंगा 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये कब दूंगा, डिलीवरी के टाइम पे, जो मैंने पीओ में लिखा हुआ था कि 50% एडवांस और 50% आफ्टर डिलीवरी। उसके बाद जो वेंडर है वो डिलीवर करेगा द मटेरियल अलोंग विद द टैक्स इनवॉइस। तो जो हमारा वेंडर है, मतलब मिस्टर अमन, जब मैं 50% रिलीज कर दूंगा पीओ के हिसाब से पेमेंट, तो जो मिस्टर अमन है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को रिलीज करेगा अपने यहाँ से, डिस्पैच करेगा। और डिस्पैच की डिटेल मेरे को भेज देगा कि आपका ट्रैकिंग नंबर ये रहा। कितने लोग यहाँ पे जानते होंगे डीटीडीसी, कोरियर, ये सब चीजें चलती हैं। ब्लू डार्ट हो गया आपका, यूपीएस हो गया, शार्प लॉक हो गया, बहुत तरीके के ऐसे हमारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को पहुंचाने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल आप डीटीडीसी ले लो, मोस्ट फेमस। तो डीटीडीसी क्या होता है, डॉकेट नंबर दे देता है कि इस डॉकेट नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पोस्ट ऑफिस में, कोरियर में एडब्ल्यूबी नंबर होता है, ठीक है। इस तरीके से ट्रैकिंग नंबर दे देता है वो कि आपका प्रोडक्ट रिलीज हो चुका है, डिस्पैच हो चुका है, ये आपकी ट्रैकिंग डिटेल है। वो ट्रैकिंग डिटेल से वो डिटेल को ट्रैक करता है। 4-5 दिन बाद जब भी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, जब वो डिलीवर हो जाएगा तो पेमेंट कर देगा। वो कौन कर देगा, मैं। जैसे मैंने अमन से प्रोडक्ट परचेज किया था, तो मैं क्या करूंगा, उसको पेमेंट कर दूंगा कि भाई मटेरियल सही सलामत पहुंच चुका है, मटेरियल इज ओके। सो मैं उसकी 50% जो पेमेंट मैंने होल्ड की थी आफ्टर डिलीवरी वाली, मैं उसको भी रिलीज कर दूंगा। तो ये होता है पूरा इन डेप्थ परचेज प्रोसीजर। किसी को यहाँ तक कोई क्वेरी, या सब कुछ क्लियर है।
अभी ज्ञान जी का मैसेज आ रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अब क्या है, हमारी नेक्स्ट एंट्री आ रही है परचेज स्टॉक। परचेज स्टॉक फ्रॉम सप्लायर। अब क्या हुआ, अब हमें क्या है, हमें स्टॉक को परचेज करना है। और जब भी हम परचेज करते हैं, देखो सबसे पहली एंट्री क्या है आपके पास, परचेज फर्नीचर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं। रॉ मटेरियल सबको याद, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि जो बिल्कुल बेसिक मटेरियल होता है, जैसे आपका हो गया फैब्रिक, हो गया आपका वुड, हो गया ठीक है, आपका फेविकोल हो गया, जो फर्नीचर को बनाने में हेल्प करता है, वो होगा रॉ मटेरियल। परचेज फर्नीचर रॉ मटेरियल, जैसे एग्जांपल देखो सामने दिया हुआ है, वुड, स्क्रू, नट्स, लॉक्स, हैंडल्स, फोम, फैब्रिक, ये सब क्या है, ये सब रॉ मटेरियल है। इन सभी को मिला के आपका फर्नीचर तैयार हो जाता है। तो ये सब क्या आपका रॉ मटेरियल है। एंड चेयर ₹4, 3 लाख रुपीज। चेयर ऑफ ₹3 लाख, मतलब क्या है, कि हमने 3 लाख रुपए का मटेरियल परचेज करा है, जिसमें से हमने कुछ तो वो खरीदा है, जो रॉ मटेरियल, एग्जांपल वुड, स्क्रू, नट, लॉक्स, हैंडल्स, फोम, फैब्रिक, जो फर्नीचर को बनाने में हेल्प करेगा, कुछ तो हमने ये चीजें परचेज करी है। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमने क्या कर दी है, चेयर्स भी खरीदी है। हमने क्या करा, सीधा चेयर्स भी खरीद ली है। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें कर दी है, रॉ मटेरियल भी परचेज करा है इसमें, और फिनिश गुड भी परचेज करा है 3 लाख रुपए में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एंट्री, पेड ₹1,50,000 थ्रू बैंक। 3 लाख रुपए का हमने मटेरियल परचेज करा, जिसमें से हम क्या कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए हमने उसको बैंक से पेमेंट कर दी, और रिमेनिंग जो 1.5 लाख रुपए ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, फटाफट बता दो। किसी को पता है क्रेडिट का मतलब? देखो, 3 लाख का हमने परचेज करा, 1.5 लाख रुपए हमने उसको बैंक से तुरंत पे कर दिए, और 1.5 लाख रुपए हमने क्रेडिट में कर दिया। साक्षी साक्षी जी का बोल रही मैसेज है आ रहा है, सर उधार चाहिए। उधार, सर हाँ उधार। जी, हाँ जी, यस सपना जी, साक्षी जी, वेरी गुड। क्या होता है क्रेडिट का मतलब, होता है उधार पे, क्योंकि देखो बिजनेस जरूरी नहीं है कि वो कैश ही कैश में चले। बिजनेस में क्रेडिट टर्म्स भी चलती है, मतलब उधार पे भी काम चलता है, बिना उधार के बिजनेस चल ही नहीं पाएगा, है ना। तो क्या करा मैंने, 3 लाख रुपए का जब मैंने परचेज किया, रॉ मटेरियल प्लस एक चेयर, जो भी चेयर खरीदी, तो 1.5 लाख रुपए मैंने क्या करा, उसको बैंक से पे कर दिए, और 1.5 लाख रुपए मैंने उधारी में दिए। अब जिससे मैंने उधार मिला, मैंने उसे क्रेडिट कर दिया है। क्या लिखा, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर और डेटर मैं आपको भी समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, कि क्रेडिटर क्या होता है और डेटर क्या होता है। सिंपल समझोगे तो, क्रेडिटर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको पैसा हमें देना है। क्रेडिट का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको हमें पैसा देना है। और डेटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिससे पैसा मुझे लेना है। जब भी मैं प्रोडक्ट किसी से खरीद रहा हूँ, उसको पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। जैसे मैंने देखो यहाँ से राजन कंपनी से मटेरियल परचेज किया था, तो 1.5 लाख रुपए तो मैंने तुरंत दे दिए, तो 1.5 लाख रुपए से वो क्लियर हो गया। लेकिन राजन कंपनी को मुझे 1.5 लाख रुपए देने हैं। और लाइबिलिटी में देखो, क्रेडिट में मेरे पास लाइबिलिटी आ गई कि 1.5 लाख मुझे राजन कंपनी को फ्यूचर में देने हैं। 1.5 लाख तो बैंक से दे दिए मैंने, 1.5 लाख मुझे भी राजन कंपनी को देना है। तो क्या होगा, हमारा क्रेडिटर हो गया। अब आप सभी के सामने देखो एक इमेज दिख रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग की मैंने फोटो लगा रखी है। देखो एक इंसान व्यक्ति है आपके, क्या कर रहा है, एक फर्नीचर बना रहा है, एक चेयर बना रहा है, सोफा बना रहा है, जो भी है। देखो ये सारे रॉ मटेरियल पड़े हैं। देखो आप देखो इस फोटो के अंदर, इमेज में देखोगे, फेविकोल पड़ा है राइट साइड में, वुड वुड पड़े हुए हैं, पीछे देखो थोड़े से स्क्रूज पड़े हुए हैं, पीछे देखोगे तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। ये सब रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपके लिए सैंपल एक इमेज लगा दी, जिससे आप अंडरस्टैंड कर लो कि किस तरीके का देखो शॉप बना हुआ है, किस तरीके से प्रॉपर काम चल रहा है। इस देखो ये व्यक्ति जो बैठा है, उसके पीछे एक और बैठा हुआ है, एक का देखो जूता दिख रहा है। ये सब क्या है, मेरे इंप्लॉइज है। दीज आर माई इंप्लॉइज, और इन्हें मुझे कहीं ना कहीं पैसा देना है, जिनको मैं सैलरी के थ्रू पैसा दूंगा। साक्षी जी का मैसेज आ रहा है कि इसमें पिक्चर में वर्क इन प्रोग्रेस शो हो रहा है। बिल्कुल साक्षी जी, यू आर राइट, कि मैं वर्क इन प्रोग्रेस शो हो रहा है। जो नीचे आपको देखो, जो लकड़ियां दिख रही है लेफ्ट साइड में देखोगे, ऊपर जो फट्टे पड़े हुए लकड़ी के, वो रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। और जो वो जो बना रहा है, अब वो वर्क इन प्रोग्रेस हो चुका है। क्यों? क्योंकि उस पर काम होना स्टार्ट हो चुका है। और जब काम होना स्टार्ट हो जाता है, बीच में जो काम होता है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। अभी आपको फिनिश गुड्स भी दिखा दूंगा। जो, हाँ, जो 9 सीटर मैंने लिया था ना, वो फिनिश गुड्स था। उस पर मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट बिक जाएगा मार्केट में। अब आते हैं मैनेजिंग बिजनेस एक्सपेंसेस। हमें अपने बिजनेस के एक्सपेंस को कैसे मैनेज करना है।
अब देखो, जब भी आप कोई बिजनेस करोगे, तो बिजनेस में जब आप इम्प्लॉय हायर करोगे, देखो पिछली वाली इमेज में 3 इम्प्लॉय थे, ठीक है, तो हमने देखो 40,000 पे करा है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 5 इम्प्लॉय थे उस बिजनेस के अंदर, 2 लंच पे गए हुए थे, ठीक है, 3 इम्प्लॉय काम कर रहे थे, तो टोटल 5 इम्प्लॉय थे जिनको 40,000 रुपए की मैंने सैलरी पे करनी है, 8,000 रुपये ईच, ठीक है, तो 40,000 मेरे को सैलरी पे करनी है इम्प्लॉयज को। उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश। क्या करा हमने, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 5,000 रुपये का था जिसको हमने बैंक कैश में पे कर दिया, ठीक है। बाकी ये बैंक कर देना, ये बैंक की नीचे मैंने बैंक ही कंसीडर किया, वो कैश हो गया, बैंक ही समझ लो आप इसको, कि 5,000 रुपीज पेड इन पेड थ्रू बैंक, हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस ना बैंक से ही पे कर दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी हो गया मेरा। तीसरा है एक्सपेंस ऑन एडवर्टाइजिंग, मैंने एडवर्टाइजिंग करी, उसका भी मुझे पैसा देना है, तो मेरे को 5,000 रुपये मेरे को एडवर्टाइजिंग के पैसे देने हैं। और जब भी मुझे पैसा देना है, मान लो बैंक से मुझे पैसा देना है, तो बैंक डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, बैंक क्या होगा, बैंक क्रेडिट होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, जब बैंक में पैसा आए तो बैंक डेबिट हो जाता है, और जब बैंक में पैसा निकले तो बैंक क्रेडिट हो जाता है, बिल्कुल सही है मनीष गुप्ता, बैंक क्रेडिट होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया आपने। तो डेबिट क्या हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंस 40,000 रुपीज डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 5,000 रुपीज डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10,000 रुपीज डेबिट, और क्रेडिट में क्या गया आपका, बैंक गया, तो बैंक हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो 55,000 रुपीज से हमारा बैंक जो है वो क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। अब देखो आपके सामने एक इमेज आ रही है, मन्नत फर्नीचर बिजनेस यूनिट। जो मन्नत फर्नीचर हमारा था उसकी देखो एक मैंने इमेज लगा दी सिंपल में। अब सामने जो चेयर बनी है वो फिनिश गुड्स है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस है, कौन बताएगा। फिनिश गुड है सर। नहीं, फिनिश गुड्स कैसे होगी आप बताओ, बैठने के लिए उस पर लगा हुआ है, बैठने के लिए है ही नहीं, अभी फैब्रिक पेंडिंग है उसके अंदर, वो ढांचा है। इसमें वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसने बताया ये, सपना जी। सर जिज्ञासा। जिज्ञासा, अच्छा जिज्ञासा, जो जिज्ञासा वेरी गुड, ये भी क्या है, एक ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये चेयर का ढांचा है, इस ढांचे में भी काफी काम होना है, तो ये क्या है, मिडल वाला पार्ट है, ना ये रॉ मटेरियल है ना ही आपका फिनिश गुड्स है। हाँ पॉलिश पेंडिंग है, फैब्रिक पेंडिंग है, बिल्कुल ठीक है। और आप देखो जहां बैठने वाले हो भी तो वही नहीं बना हुआ, बैठोगे कहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, पेंडिंग है अभी, ये मीडिएटर में है, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये WIP के कंसीडर उसमें आएगा। जब फिनिश गुड्स का मतलब होता है जब प्रोडक्ट बिल्कुल बन जाता है, रेडी टू यूज होता है, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स, और अभी रेडी टू यूज नहीं है, इसमें काफी काम होना है। यस इट्स नीड टू बी पॉलिश, यस प्रदीप, प्रदीप सर। हमारे साथ काफी एक्सपर्ट टीचर्स हमारे बैठ साथ में क्लास ले रहे हैं, तो वो भी काफी इन्वॉल्व हैं, तो वो भी सर हमारे सर जो प्रदीप मल्होत्रा सर हैं वो भी हमें रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू सर। हाँ अब नेक्स्ट आते हैं प्रोसीजर टू सेल्स। जैसे सेम प्रोसीजर हमारा परचेज का था वैसे सेम हमारा प्रोसीजर सेल्स का भी होता है, तो बिल्कुल आपका देखो ऑपोजिट ही है, तो इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बायर, बायर यानी मैं विक्की, मेरे को प्रोडक्ट परचेज करना है, मान लो 9 सीटर सोफा परचेज करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंक्वायरी सेंड करूंगा कि मेरे को भाई 9 सीटर का सोफा चाहिए मिस्टर अमन जी। तो मैंने क्या करा, एक इंक्वायरी सेंड कर दी, तो वो मुझे क्या करेंगे, कोटेशन भेजेंगे। अगर कोई काम करता होगा आप लोगों में से जो वर्किंग होगा उसको पता होगा कोटेशन के बारे में। कोटेशन मतलब क्या होता है, डिटेल भाई एक इनवॉइस की तरह होता है कि ये चीजें आपको मिलेंगी। तो क्या हुआ, अमन जी ने मुझे कोटेशन भेज दिया। जब मुझे अमन जी ने कोटेशन भेजा, तो मैंने बोला कोटेशन में सब कुछ ठीक है, रेट बढ़िया है, लेंथ ठीक है, विथ ठीक है, प्राइस ठीक है, टैक्स ठीक है, पेमेंट टर्म्स ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसको PO भेजूंगा, परचेज ऑर्डर भेजूंगा कि सर ये देखो ये मेरा परचेज ऑर्डर है, इसमें मैं आपको पेमेंट इस तरीके से करूंगा, और मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतनी लेंथ इतनी विथ होनी चाहिए, सब कुछ दे दूंगा। उसके बाद जो मिस्टर अमन होगा, द ओनर ऑफ मन्नत फर्नीचर, वो क्या करेंगे, PO को एक्सेप्टेंस देंगे, क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे, कंफर्म द PO एक्सेप्टेंस, वो परचेज ऑर्डर को एक्सेप्टेंस करेंगे कि हाँ विक्की भाई जी जो आपने परचेज ऑर्डर मुझे भेजा है वो सही है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो वो अपना साइन और स्टैम्प कर देंगे मेरे PO के ऊपर। दूसरा वो क्या करेंगे, मुझे परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करके देंगे। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, सेल से होने वाला पहले वाला इनवॉइस, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस। तो मुझे परफॉर्मा इनवॉइस देंगे, जब वो मुझको परफॉर्मा इनवॉइस दे देंगे तो मैं क्या करूंगा, पेमेंट कर दूंगा एज पर द PO पेमेंट टर्म्स। मान लो मैंने लिखा है कि 10% एडवांस, तो मैं 10% एडवांस वाली पेमेंट रिलीज कर दूंगा PO के अकॉर्डिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो वेंडर है यानी मिस्टर अमन,
वो डिलीवर द मटेरियल अलोंग विद द टैक्स इनवॉइस, वो क्या करेंगे, मटेरियल को मेरे यहाँ डिलीवर करवा देंगे टैक्स इनवॉइस के साथ। और जब मुझे मटेरियल डिलीवर हो जाएगा तो मैं रिमेनिंग पेमेंट जो होगी वो फिर मैं अमन जी को कर दूंगा। क्या कर दूंगा, पेमेंट कंप्लीशन कर दूंगा। जैसे मैंने 10% एडवांस करी थी, तो 90% पेमेंट मैं तब करूंगा जब सही सलामत गुड्स मेरे पास डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, सेल करने का प्रोसीजर होता है। अब आता सेल ऑफ फर्नीचर। बहुत खरीद लिया हमने, बहुत खरीद लिया, अब हमें बेचने का हमारा काम आ गया। अब हमें बेचना भी तो पड़ेगा, जब बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा बिजनेस के अंदर। अब क्या है कि 9 सीटर सोफे को हमें बेचना है। थोड़ी सी ना क्लास हमारी लेंदी हो गई है। अब देखो 955 हो चुके हैं, स्टिल अभी हम 16 पीपीटी पे ही हैं, अभी 25 पीपीटी का पूरा हमारा लेक्चर है। चलो कोई नहीं, अब दो दो विक्की पीपीटी थोड़ा करके अगर फास्ट कर दो फिर आप, हाँ जी मैम। थोड़ा फास्ट कर दो। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल मैम, कर देते हैं। हाँ फास्ट कर दो। तो सेल्स ऑफ फर्नीचर है हमारे पास, ठीक है। अब सेल्स ऑफ फर्नीचर में क्या है कि जो 9 सीटर का जो सोफा हमने खरीदा था वो हम बेच रहे हैं 2.5 लाख रुपए में। कौन बताएगा ये फर्नीचर कितने का था, जल्दी बताओ, हमने कितने का परचेज किया था 9 सीटर सोफा, इफ यू रिमेम्बर, किसी को फाइव याद है? लैख हैं? 5 लाख 1.5 लाख डेढ़ रुपए, लाख 1.5 लाख का, शाबाश शाबाश, सबको याद तो है। या देख के बोल रहे हो नरेशन में? 5 लाख। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का हमारा सोफा था जिसको हम 2.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 1 लाख रुपए का सूखा प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया हमको, 1 लाख रुपए का सूखा प्रॉफिट हो गया। तो जब प्रॉफिट हुआ, जब मैंने बेचा प्रोडक्ट को, तो मेरे पास पैसा आया। और जब पैसा आता है बैंक में तो क्या होता है, बैंक डेबिट हो जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे मैंने सेल्स लिखा है। अगर मान लो किसी को, आपने किसी और को बेचा, यहाँ पे सेल की जगह हमें वो भी कर सकते हैं कि 9 सीटर सोफा भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा 9 सीटर सोफा खत्म हो जाएगा किताबों से। ठीक है, तो वही है, ये सेल्स की एंट्री वही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो 2.5 लाख रुपए में मैंने अपना 1.5 लाख रुपए का सोफा बेच दिया 1 लाख रुपए के प्रॉफिट के साथ। जिसको देखो मैंने लिखा भी है ब्रैकेट में, कॉस्ट ऑफ 9 सीटर सोफा इज 1.5 लाख रुपीज, मतलब 1.5 लाख रुपए का सोफा मैंने 2.5 लाख में बेच दिया। तो 1 लाख का मुझे मुनाफा हो गया। दूसरा है क्रेडिट सेल, 50,000 रुपीज कस्टमर विल पे लेटर। अब क्या है कि मैं 50,000 रुपए का प्रोडक्ट और बेच रहा हूँ। ऊपर 2.5 लाख का प्रोडक्ट बेचा और नीचे में एक और प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसकी कॉस्ट जो 50,000 रुपए में बेच रहा हूँ मैं। और देखो, जिससे मैंने बताया था जिससे मुझे पैसा लेना है वो डेबिट होता है। अब मैं इस बंदे को उधार पे भेज रहा हूँ, क्योंकि देखो आप लिखा है कस्टमर विल पे लेटर, मतलब कस्टमर जो है वो मुझे बाद में पेमेंट करेगा, अभी पेमेंट नहीं करेगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, मैंने अमित गौतम, एक अमित गौतम करके जिसको मैंने मटेरियल बेचा है, तो अमित गौतम अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए से हो गया। और क्रेडिट में हो गई मेरी सेल। अब डेबिट में अमित गौतम इसलिए आ रहा है क्योंकि अमित गौतम मुझे कल को जाके पैसा देंगे। डेटर का मतलब क्या होता है, जो मुझे पैसा देगा। ठीक है, तो सेल में यूज होता है डेटर। तो अमित गौतम मुझे 50,000 में फ्यूचर में देंगे क्योंकि अभी वो उधारी में परचेज कर रहे हैं। तो सोल्ड शेयर कॉस्ट ऑफ रुपीज 20,000 रुपीज। अब यहाँ पे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, 20,000 रुपए की कॉस्ट की चेयर थी जिसको मैंने 50,000 रुपए में बेचा है। तो मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया, 30,000 रुपए का। ऊपर मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया 9 सीटर सोफा में, और मैंने चेयर में 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो टोटल जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो 1,30,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमा लिया अपने इस बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट। अब आता है व्हाट इज डेटर एंड व्हाट इज क्रेडिटर। जैसा मैंने सिंपली आपको बताया था, डेटर मतलब क्या होता है, डेटर मीन्स अ पर्सन और कंपनी हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस लेटर, दे बॉट समथिंग ऑन क्रेडिट एंड विल पे द लेटर। एग्जाम्पल मिस्टर अमित गौतम। अमित गौतम को मैंने उधार में मटेरियल बेचा था, तो अमित गौतम मुझे बाद में पैसा पे करेंगे, पे लेटर। तो वो क्या बन गए मेरे लिए, डेटर बन गए। ठीक है, और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन और कंपनी द बिजनेस हैज टू पे मनी टू लेटर, जिसमें बिजनेस को पे करना पड़ता है फ्यूचर में। जैसे हमने किससे परचेज किया था, किसी को याद है कि हमने उधारी में किससे परचेज किया था? याद करो, 3 लाख रुपए का मटेरियल परचेज करा था, इंक्लूडिंग चेयर। नहीं, अमन तो ओनर मन है। राजा, राजा, यस अभी ज्ञान, यू आर राइट, वो राजा एंड कंपनी था जिससे हमने उधार में मटेरियल परचेज करा था। गुड। तो क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया जिसको हमें पैसा पे करना है। ठीक है, अब आता है पेइंग क्रेडिटर। तो राजा एंड कंपनी को तो देखो, हमने 1.5 लाख रुपए तो उसके होल्ड कर रखे थे क्योंकि 1.5 लाख हमने उसको बैंक से दे दिया था, लेकिन 1.5 लाख रुपए पेंडिंग था। तो अब क्या कर रहे हैं, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो पेड 1.5 लाख रुपीज, 1,50,000 रुपीज पेंडिंग अमाउंट टू राजा एंड कंपनी।
तो जब भी पेमेंट करते हैं, देखो सिंपल सोचो, अब बैंक से पैसा मेरे जाएगा क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और जब बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल। तो राजन कंपनी का तो लेजर हमारे पास खुल चुका था अकाउंट्स में, तो राजन कंपनी को मैं डेबिट कर दूंगा और अपने बैंक को क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि बैंक से मेरे पैसे जा रहे हैं। तो 1.5 लाख रुपए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मेरा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो राजन कंपनी मेरे पास अब क्या होगा, नकली फाई हो गया। 3 लाख का मटेरियल मैंने परचेज करा था, 1.5 लाख मैंने पहले पे कर दिए थे, और 1.5 लाख रुपए मैंने अब पे कर दिए, तो राजन कंपनी का मेरा बैलेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने उसको पेमेंट कर दी, पेमेंट टू क्रेडिटर की एंट्री है ये। नेक्स्ट आपकी आती है पेमेंट रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर डेटर। अब आप सभी को याद है कि मैंने अमित गौतम को 50,000 रुपए का एक चेयर बेचा था, जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपए थी। 30,000 रुपए का मैंने मुनाफा कमाया था, लेकिन अमित ने मुझे पैसे नहीं दिए थे, बिल पे लेटर लिखा हुआ था। तो अमित बोल रहा है मैं अब पेमेंट करूंगा। तो कस्टमर अमित गौतम पेड 50,000 रुपीज, ब्रैकेट में लिखा है अर्लियर क्रेडिट सेल, जिसको मैंने उधारी में सेल करी थी पहले। तो जब मेरे पास पैसा आएगा अमित से, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ओ सॉरी टू डेटर, अमित गौतम 50,000 रुपए से। ठीक है, तो अमित का लेजर भी स्क्वायर ऑफ हो गया। 50,000 से मैंने पहले परचेज करा था, अब 50,000 से मैंने पेमेंट भी रिसीव कर ली अमित से, तो अमित का बैलेंस अमित का जो लेजर होगा वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और मेरे बैंक में डेबिट होकर 50,000 पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समरी है, समरी ऑफ मन्नत फर्नीचर अकाउंटिंग की जो समरी है, जो ओवरऑल अभी आपने जो भी ट्रांजेक्शन देखी, उसका एक तरीके से कंक्लूजन है अब यहाँ पे। सबसे पहले आ रहा है परचेजेस, हमारी कितनी परचेजेस हुई। सबसे पहले फिनिश गुड्स फर्नीचर, हमने 1.5 लाख रुपए का 9 सीटर वाला सोफा परचेज किया था, आप सभी को याद होगा। और हमने रॉ मटेरियल वुड एंड चेयर परचेज करी थी 3 लाख रुपीज की, फ्रॉम राजा एंड कंपनी से परचेज करी थी, वो भी आपको याद होगा। तो टोटल जो हमारी परचेज हुई है इस बिजनेस के अंदर, वो हुई है 4.5 लाख रुपए की, जो परचेज हुई है। दूसरा आता है सेल, हमने सेल कितना करा। तो सेल हमने 2.5 लाख रुपए का 9 सीटर सोफा सेल किया था, आप सभी को याद है। जो मैंने ऊपर 1.5 लाख में खरीदा था, वो मैंने 2.5 लाख में बेच दिया था, तो मुझे 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था बिजनेस में। और दूसरा हमने चेयर बेची थी 50,000 रुपए की, किसको, मिस्टर अमित को, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 20,000 रुपए कॉस्ट थी। तो 1.5 लाख रुपए का मैंने 9 सीटर सोफा बेचा, जहां मैंने 2.5 लाख रुपए का बेचा, जो 1.5 लाख का लिया था मैंने, तो 1 लाख रुपए मैंने इस पे मुनाफा कमाया। और 50,000 रुपए का अमित को बेचा था, जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपए थी, तो 30,000 मैंने यहाँ पे कमाया। तो 1,30,000 रुपए का मुझे मुनाफा हुआ ओवरऑल। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा मेरे पास, 3 लाख जो मैंने रॉ मटेरियल और चेयर खरीदी थी वो, और माइनस में 20,000 रुपए मैंने जो अमित को जो चेयर सोल्ड कर दी थी वो, और बाकी जो 1.5 लाख का मैं 9 सीटर सोफा लिया था मैंने, वो खरीदा और बेच दिया, वो तो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो वो स्टॉक में बचा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक अवेलेबल है मेरे पास अभी, जो बिका नहीं है, मेरे मेरे कंपनी में पड़ा हुआ है। अब आते हैं एक्सपेंस की बात। एक्सपेंस क्या हुआ, जो मैंने रेंट पे किया था 20,000 रुपये पर मंथ वाला रेंट, सैलरी मैंने जो 40,000 पे की थी, 8,000 रुपीज 5 एम्प्लॉइज को ईच, 40,000 रुपये की मेरी सैलरी हो गई। इलेक्ट्रिसिटी आपका जो 5,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा था, वो 5,000 रुपये हो गया। और एडवर्टाइजिंग पे जो 10,000 रुपये का एक्सपेंस हुआ था, वो भी हो गया। तो टोटल आपके जो एक्सपेंस हुए कितने हो गए, 75,000 रुपीज। कितने हो गए, 75,000 रुपीज। अब एक बात बताओ, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ था, कौन बताएगा। 1,30,000 का। 1,30,000 रुपये का। और एक्सपेंस मेरा कितना हुआ, 75,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ। हमारे सर का मैसेज आ चुका है, 55,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सुजल शर्मा का भी आंसर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि आपको सारी चीजें समझ आ रही है। तो अब देखो सामने आपको दिख रही कैलकुलेशन, चेकिंग प्रॉफिट एंड बिजनेस ग्रोथ, कि मेरे बिजनेस की ग्रोथ हुई क्या। तो ग्रोस प्रॉफिट जो हुआ मेरा, सेल माइनस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ग्रोस प्रॉफिट मतलब क्या होता है, बिजनेस में लगाए हुए खर्चे, ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, जो जो प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं। और कुछ होते हैं अदर एक्सपेंस, जो प्रोडक्ट को बनाने में तो खर्चे नहीं होते, लेकिन उसके अदर एक्सपेंस होते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया था, 1,30,000 रुपीज आ गया था। और आपको सभी को पता है कि हमारे पास जो एक्सपेंस हुआ था, वो कितना हुआ था, 75,000 रुपीज का हुआ था। तो 1,30,000 रुपीज के प्रॉफिट में से जब मैंने 75,000 रुपीज का मैंने अपना एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो मेरा 55,000 रुपीज का मेरा प्रॉफिट आ गया, जो कि मैंने नहीं, आप लोगों ने खुद ही सोल्व किया है। आप लोगों ने खुद ही बताया कि 55,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट होना चाहिए।
इसका मतलब ये हो गया आपको कुछ चीजें तो क्लियर हो गई है, कुछ ना कुछ चीजें तो आपको कहीं हद तक क्लियर हो गई है सभी को, ठीक है। तो 55,000 रुपये का हमारे को प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं बिल्कुल एंडिंग पे आ चुके हैं। फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी। फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ कि हमें ग्रोथ करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इंप्रूव सेल्स विया मोर एडवर्टाइजिंग, हमें ज्यादा एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए कि हमारी सेल और ज्यादा बढ़ जाए। रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, हमें अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए। जो भी हम कुछ अननेसेसरी एक्सपेंस कर रहे हैं जिसका हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, उसको हमें कम करना चाहिए। एक्सपेंड स्टोर्स, मान लो मैंने अभी मन्नत फर्नीचर का सिर्फ एक आउटलेट खोला है, तो मुझे और स्प्रेड करना पड़ेगा, मुझे उसकी और आउटलेट्स खोलनी पड़ेगी। जितनी आउटलेट्स खोलूंगा प्रॉफिट उतना ही धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, क्योंकि मेरा प्रमोशन होगा, मेरी एडवर्टाइजिंग होगी, मेरे स्टोर्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा स्टोर्स को। क्या की लर्निंग्स फ्रॉम अमन्स जर्नी से हम क्या क्या सीखते हैं कि एवरी बिजनेस नीड्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हर एक बिजनेस को कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। बाइंग स्टॉक इज नेसेसरी बिफोर सेलिंग, देखो सेलिंग करने से पहले आपको स्टॉक को परचेज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा, तभी आप सेल कर पाओगे। एक्सपेंसेस अफेक्ट प्रॉफिट्स, जो आपके एक्सपेंस होते हैं वो आपकी प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्रॉफिट तो मेरा 1,30,000 रुपये का हुआ था, लेकिन मेरे एक्सपेंसों ने अफेक्ट किया 75,000 रुपीज का, तो मेरा ऑटोमेटिक मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया। तो मेरा सिंपल सी बात है, उसने मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट किया ना, तो मेरा प्रॉफिट से 55,000 पे आ गया, 1,30,000 से 55 पे आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ अफेक्शन ऑफ प्रॉफिट। लास्ट है अकाउंटिंग हेल्प ट्रैक बिजनेस प्रोग्रेस, और अकाउंट्स हेल्प करता है बिजनेस को ट्रैक करने में। जैसा भी आपने देखा कि 55,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो ये मुझे रिलाई कराया कि मेरा बिजनेस जो है वो सही चल रहा है, तो वो मुझे एक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। कुछ सिंपल से क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट आर द डिफरेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन बिजनेस, फटाफट मुझे आंसर दे दो। और आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट फटाफट एंड आप दे दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट मैंने एक और चीज बताई थी आपको, याद करो। रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये किस तरीके के खर्चे हैं? दो तरीके के बताए थे ना मैंने, याद आप याद करो, दो फिक्स्ड तरीके के एंड एक्सपेंस Fixed होते वेरिएबल। हैं। fixed expenses. यस यस यू आर राइट, फिक्स एंड फिक्स्ड है। वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो कितने टाइप के खर्च होते अकाउंट हैं? फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इफ अ कंपनी रिसीव रेंट, हाउ विल द जनरल एंट्री बी रिकॉर्डेड? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। हाँ, जब रेंट आएगा तो रेंट का हमारा खर्चा बुक हो जाएगा, और बैंक से जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक से पेमेंट हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक अ चेयर, चेयर को बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है? यस। वुड। वुड वुड। होता है, वेरी गुड। फैब्रिक हो गया, Wood, वुड, हैमर। hammer, फेविकॉल, और glue, ये स्क्रू, hammer, wood, and some फैब्रिक। machine we can. बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यू ऑल आर राइट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इफ वन डज नॉट हैव फंड और कैपिटल, किसी के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो वो कहाँ से लाएगा फंड? बैंक से लोन ले They can सकते take हैं, loan रिलेटिव from से ले bank. सकते हैं, लोन से ले, बैंक से लोन ले सकता है, वेरी गुड। और रिलेटिव से भी ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सेविंग्स सकता है, का यूज वेरी कर गुड। अपने सकते हैं। पार्टनरशिप मॉम भी डैड कर से भी सकते लोन हैं। ले। फैमिली से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया, बहुत सही आंसर है, अपनी खुद की सेविंग भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड करंट बैंक अकाउंट? सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वेरी गुड। सेविंग सर सर अकाउंट सेविंग पर्सनल यूज के लिए अकाउंट होता है में और देखिए, करंट अकाउंट बिजनेस यूज के लिए होता है। बिल्कुल मुस्कान जी, बिल्कुल परफेक्ट योर आंसर्स। तो मुझे लग रहा है कि आप सबके आंसर से आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, और थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरीज है अब तक में, तो यू कैन आस्क, तो इसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। और बाकी अभिषेक, जिस यू तरीके कैन से टेक आप द लोगों को, फोटोग्राफ प्लीज। तो मैम, आप सभी से रिक्वेस्ट है, फोटोग्राफ्स के लिए कृपया अपने कैमरा से उनको लीजिए ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले पाऊँ। सो थैंक यू एवरीवन, और अपने क्वेश्चन जो भी आप पूछ सकते हैं। What is difference between expense and expenditure? विक्की। यस सर।
बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर? ये पहली क्लास में क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था जब क्लास लेंगे तो बताएंगे। अच्छा सर, एक्सपेंस क्या होता है कि एक्सपेंस हमेशा ना, जो हमारे एक्सपेंस होते हैं ब्रॉड टर्म से दो तरीके से यूज होते हैं। एक होता है हमारा एक्सपेंस और एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर। वैसे दोनों टर्में सेम होती है, लेकिन जैसे एक्सपेंस जो होता है सर, वो एक्सपेंडिचर जो होता है बड़े एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई मशीनरी परचेज करी है जिसकी वैल्यू मोर देन लाख रुपीज है, 10 लाख रुपीज है। तो जब हम कोई बड़ी चीज यूज करते हैं, जब हम कोई बड़ा एक्सपेंस करते हैं अपनी कंपनी के लिए, जैसे हमने इसमें क्या करा, हमने मशीन परचेज करी, हमने कोई अपने लिए ड्रिलिंग मशीन यूज करी, हमने कोई कटिंग मशीन यूज करी। तो जब ब्रॉड टर्म्स हम यूज करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं एक्सपेंडिचर। और वही एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जब हम छोटे छोटे एक्सपेंस करते हैं फॉर द बिजनेस के लिए। एग्जांपल, आपकी सैलरी हो गई, आपके रेंट हो गए, आपकी प्रिंटिंग की कॉस्ट हो गई, आपके पोस्टेज एंड कोरियर का एक्सपेंस हो गया। जब भी वो छोटे लेवल पे एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस मतलब खर्चा, तो उसको हम एक्सपेंस यूज करते हैं। और जब बड़े लेवल पे वही एक्सपेंस होने लग जाता है, उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। थैंक यू। और हाँ सर, इसमें एक और टर्म आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर में ना दो तरीके की, जैसे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, जैसे कि आपका जो मशीनरी है वो एक विकी, अगर आप कैपिटल। वीडियो ऑन कर लो अपना तो बच्चे देखना चाहेंगे सर को, इतनी अच्छी क्लास ली आपने। हाँ। तो जो आपका सर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपका जो है वो एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। एक्सपेंडिचर से जब बड़े बड़े टर्म्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपने आपने मशीनरी परचेज करी है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, या आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए स्कूटी परचेज करी है कि, या आपने अपने जो आप फर्नीचर का बिजनेस चला रहे हो तो आपने खुद का अपना एक ट्रांसपोर्ट का व्हीकल यूज कर लिया आपने। जैसे आजकल हम पोर्टर बुक करते हैं ना सर, तो उस तरीके से अगर मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैंने अपनी खुद की एक ई रिक्शा परचेज कर ली, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। इससे मेरे जो बड़े ब्रॉड टर्म पे खर्च होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, वो एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो छोटे लेवल पे होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट और पोस्टेज, कोरियर, डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। दिस इज सर बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। और किसी का कुछ क्वेश्चन? सर कोटेशन एक्सप्लेन कर दो, लिटिल कंफ्यूजन। कोटेशन मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए या परचेज को एग्जीक्यूट करने के लिए। कोटेशन इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। जैसे कोटेशन मतलब क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है कि मैंने किसी पार्टी को बोला कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, तो उसने बोला कि, मैंने बोला कि अमन एक काम करो, मुझे कोटेशन भेजो। तो अमन ने मुझे कोटेशन भेजी 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी का, कि मैं आपको 9 सीटर सोफा 1 लाख प्लस जीएसटी में दूंगा। लेकिन अब कोटेशन देखो फिक्स तो नहीं है। जब उसने मुझे कोटेशन भेजी तो उसने अपने रेट पे भेजा, लेकिन बाद में क्या करूंगा, मैं बार्गेनिंग करूंगा कि नहीं नहीं, मुझे 1 लाख में थोड़ी चाहिए, मैं इसको 85,000 में लेना चाहता हूँ, मैं इसको 80,000 में लेना चाहता हूँ। तो मैं उस कोटेशन के अगेंस्ट में मैं पीओ जनरेट करूंगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैं परचेज ऑर्डर बनाऊंगा, और परचेज ऑर्डर में मैं लिखूंगा कि मैं 1 लाख प्लस जीएसटी नहीं, मैं आपको 80,000 प्लस जीएसटी वाला मेरे को मटेरियल चाहिए। तो मैं उसको क्या भेजूंगा, अपनी कोटेशन के अगेंस्ट में मैं अपना परचेज ऑर्डर भेजूंगा, और वो फिर उस परचेज ऑर्डर को एक्सेप्टेंस करेंगे, और फिर वो मुझे क्या भेजेंगे, वो मेरे को पीआई भेजेंगे, परफॉर्मा इनवॉइस भेजेंगे। और परफॉर्मा इनवॉइस के बाद मैं उसके अगेंस्ट में उनको पेमेंट करूंगा अपने पीओ टर्म्स के अकॉर्डिंग। फिर वो मुझे टैक्स इनवॉइस भेजेंगे डिलीवरी के साथ में। ठीक है। और जब वो मुझे भेज देंगे, जब मैं चेक करूंगा मेरा मटेरियल सब कुछ ठीक है, तो मैं उनको क्या करूंगा, पेमेंट भेज दूंगा। ये दिस इज द फुल प्रोसीजर। और कोटेशन आप सिंपल समझो, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल और परचेज। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो बेझिझक। क्या पंफलेट एंड कोटेशन सेम होता है? बिल्कुल सेम नहीं होता साक्षी जी, पंफलेट्स आर वेरी डिफरेंट, और कोटेशन बहुत अलग होता है। पंफलेट मतलब क्या होता है, पंफलेट मतलब होता है एडवर्टाइज करना किसी चीज को। पंफलेट में क्या होता है, एक जनरल पब्लिक के लिए पंफलेट बनाया जाता है। लेकिन जो कोटेशन होती है वो स्पेसिफिक बंदे के लिए बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल, मेरे को एक चेयर चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे चेयर के लिए कोटेशन भेज दो, तो वो मुझे वो पर्टिकुलर चेयर की कोटेशन भेजेगा। कि मेरे को एग्जांपल के लिए, मेरे को ये मान के चलो, मेरे को 3 फुट की चेयर चाहिए, तो मुझे 3 फुट की चेयर का कोटेशन भेजेगा ना, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो गया। लेकिन पंफलेट का मतलब क्या होता है, मैंने पंफलेट बनाया कंपनी का, मैंने उस पर लिखा कि मेरे पास 4 फुट की चेयर अवेलेबल है, 3 फुट की चेयर अवेलेबल, 10 फुट की चेयर अवेलेबल है, ऐसी चेयर अवेलेबल है, वैसी चेयर अवेलेबल है, फैब्रिक वाली, बिना फैब्रिक वाली। मैंने पंफलेट छपवा के मार्केट में बंटवा दिया फॉर एडवर्टाइजिंग। तो वो जनरल पब्लिक के लिए बनता है। बट कोटेशन क्या होता है, वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनता है। ठीक है ना। ये दिक्कत, ये फर्क है दोनों में। और क्या है? यस यस, इस कोटेशन इज ऑल अबाउट
ऑल डिटेल्स अबाउट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होता है और वो रिक्वायरमेंट के बेस पे बनता है। एस्टिमेट और कोटेशन सेम होता है, बिल्कुल दिलीप जी, बिल्कुल ऑलमोस्ट एस्टिमेट और कोटेशन सेम ही होता है। एस्टिमेट का मतलब वो होता है कि एस्टिमेशन है कि इतना पैसा लगेगा, वही आसपास में मान सकते हो। सर परफॉर्मा इनवॉइस एक्सप्लेन कर दो। परफॉर्मा इनवॉइस सेम आपका वही होता है, बिल्कुल इनवॉइस होता है। परफॉर्मा इनवॉइस बिल्कुल इनवॉइस समझ लो आप, इनवॉइस से बिल्कुल लास्ट चीज होता है परफॉर्मा इनवॉइस। और परफॉर्मा मतलब ये होता है कि आपने हर चीज को एग्री कर दिया है, उसके परचेज ऑर्डर में जो भी लिखा हुआ है कि मालूम मैं 50% एडवांस दूंगा और 50% डिलीवरी के बाद दूंगा, जो उसने परचेज ऑर्डर में लिखा है आपने उसके पीओ एक्सेप्टेंस, एक तो पीओ का एक्सेप्टेंस दे दिया आपने लिख के कि मैं एग्री करता हूँ, और दूसरा आपने परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट कर दिया। तो परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब ये होगा कि आपने सारी टर्म्स और कंडीशन को मान लिया है कि मैं जो उसने लिख के दिया था मैं उसको एग्री करता हूँ। और परफॉर्मेंस को मतलब यही होता है कि आपने हर चीज को टर्म्स कंडीशन को मान लिया है, और अब नेक्स्ट फाइनल स्टेज क्या होगा, डिलीवरी होगी और टैक्स इनवॉइस जनरेट होगा। अभिषेक वो सर सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया अटेंडेंस के सर लिए अपने मेरा नाम और कल अपना फोन क्वेश्चन है नंबर के लास्ट सर। के 3 डिजिट लिख के चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम वहां से ले लेंगे। बाकी आगे हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आगे बढ़ना चाहूंगा मैम की ओर। मैम ओवर टू यू प्लीज। या थैंक यू अभिषेक। और विक्की, आपने बहुत ही बढ़िया क्लास थी। मुझे लग रहा है कि किसी को अपना नया बिजनेस स्टार्ट अगर कर रहा हो तो उसको क्या क्या चाहिए होगा, तो उस तरह की अकाउंट से ऊपर की क्लास थी ये। अकाउंट सिर्फ सिखाने वाली क्लास नहीं थी, अपितु बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। एक उसको शॉप चाहिए होगी, उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसको खर्चे कैसे करने होंगे, बिजली का खर्चा होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन का होगा। तो इतनी, जैसे आपने शुरू में बोला था कि एक स्टोरी है, तो पूरी समय से यही लग रहा था कि जैसे एक कहानी चल रही है मन्नत फर्नीचर की, अमित राजा फर्नीचर, पैसा लिया जा रहा है दिया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे होता है ना, एक पिक्चरस की अंग्रेजी में शब्द होता है कि आप एक वैसा पूरा वातावरण खड़ा कर देते हैं। तो आपकी वो क्लास पूरी तरह से उस वातावरण को सामने रखने की कर पाई पूरी तरह से। और हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे थे, प्रॉफिट को लेकर, एक्सपेंसेस के नेचर को लेकर, और लोन लेके, क्रेडिट लेके, तो बहुत अच्छे से बच्चों ने समझा। पर फिर से हर क्लास की तरह इस बार भी मेरा यही आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सुनने से समझ में नहीं आ जाता। अगर हमें इसको समझना है तो हमको इसको बार बार करना होगा। बार बार करने के लिए जैसे इस क्लास को भी यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, आप उस क्लास को उस पे सुनिए, उसको नोट कीजिए, दोबारा सुनिए, नोट कीजिए, कुछ गूगल कीजिए, समझिए, डिस्कस कीजिए। जब इस तरह से आप उसको करेंगे तो आई थिंक आप एक अच्छी स्थिति में होंगे कि आप उस क्लास को समझ पाएंगे, उस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। और विक्की मतलब जब अभी क्लास ले रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि सक्षम भारती के साथ विक्की, और जब इनके इंट्रोडक्शन में भी आया था, बहुत बचपन से जुड़े हुए हैं वो, चाहे कोचिंग थी, वो स्कॉलरशिप था। तो आज अगर विक्की वो जर्नी कोई 1-2 साल की नहीं है, वो 10-12-15 साल की जर्नी है। तो आज इस स्थिति में कि इतनी बढ़िया, इतनी उम्दा उनकी क्लास चली। तो आप सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि सक्षम रोजगार सोसाइटी कोई ऐसी संस्था नहीं है कि वो बोले कि हम बच्चों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सक्षम रोजगार सोसाइटी एक पूरी तरह से एक परिवार की तरह चलने वाली संस्था है। हम सब आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, और हम ऐसी हमेशा उम्मीद करते हैं कि ना केवल आप क्लास को समझें, पर आप में जो अपने गुण है, जो आप सीख रहे हैं, वो आप सबके साथ बांटे। आपने इतनी अच्छी और बढ़िया क्लास ली विक्की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप थैंक पहले यू। भी जो पूरा हमारा जो कोर्स करिकुलम, ये जब हम हर बार, जैसे इस बार की 4th क्लास है, तो हर बार हम काफी सिटिंग्स करके, कई मीटिंग्स करके हम इस कोर्स करिकुलम को फाइनल करते हैं। और विक्की का उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, काफी समय लगाते हैं विक्की इस सारे प्रोसीजर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्की का, आपका क्लास बढ़िया सी क्लास लेने का। और कल की क्लास एक विशेष क्लास रहेगी। शुरू में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था टैली से बेस्ड, तो टैली की बेसिक इंट्रोडक्शन, डाउनलोड ऑफ टैली, और कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, ये कल विकी टैली को लेके क्लास लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप समय से ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच कि आप 10:20 हो रहे हैं, आप सब इस कॉल पर हैं। और कल संख्या हमारी और बेहतर होगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अपने दोस्त या जानकार जो भी क्लास को लेते हैं, एक बार उनको फोन करके बोलिएगा कि कल समय से क्लास को ज्वाइन करें। यस, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक, ओवर टू यू।
तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और बाकी वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा संजू सैनी जी को। ओवर टू यू। Good evening, dear friends. I am Sanju Saini on behalf of Saksham Rozgar Society. Take the privilege to extend the vote of thanks. I deeply thank you to Mr. Vicky Gautam for taking such a wonderful session. We look forward to more such classes. A special thanks goes out to all of you students. For actively participating in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not least, I would like to acknowledge the President of Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra, who despite her very busy schedules regularly attend the class and unwavering her determination to enhance its quality. Wishing you a very good night. तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। और जैसा कि आपको पिछले लेक्चर का जो हमारा सेशन था उसका आपको लिंक मिल गया होगा, तो अगर आपने नहीं देखा प्लीज देखिए। और इसका भी जो लिंक है, जो सेशन हुआ है वो भी आपको कल मिल जाएगा। तो प्लीज अपने दोस्तों अपने जाने वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यही दरख्वास्त है ताकि हम ज्यादा लोग तक पहुंच सकें और ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। सभी तो एक थैंक यू। प्रॉमिस करो कि 5-5 लोगों से सब्सक्राइब कराएंगे। यस, आपके हमें जो एज अ जानकार हैं गोल सभी ले सकते हैं इस चीज 5-5 को। लोगों से सब्सक्राइब कराओ। आई थिंक तभी हमारा नंबर बढ़ेगा। थोड़ा कोशिश करके एक बार सोच के कि पर्सनल एजेंडा है, मेरे को करना है, तो आप सब्सक्रिप्शन करवाएं। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आप सभी को शुभ रात्रि, गुड। बाय बाय सर, मैम, बाय बाय, गुड नाइट।